हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 6 कंब्यूशन एंड फ्लेम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है स्टूडेंट? हमें ये एनर्जी किन चीज़ों से मिलती है? तो ये एनर्जी जो होती है हमें फूड से मिलती है। ठीक है, हमें एनर्जी जो मिलती है वो फूड से मिलती है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स हैं उनको एनर्जी फ्यूल से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं और इनका यूज़ करके कई सारी चीज़ों को चलाया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कुकिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। व्हीकल्स को चलाने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, है ना, फ्यूल का यूज़ करते हैं। और कई सारी इंडस्ट्रियां जो चल रही हैं वो सब की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कैसे चल पा रही हैं? एनर्जी के कारण चल पा रही है ना। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। चैप्टर 5 में हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में देखा था। तो कोल और पेट्रोलियम ऐसे फ्यूल यूज़ हो रहे थे, है ना। एलपीजी का यूज़ कुकिंग फूड के लिए किया गया था, व्हीकल्स के लिए पेट्रोल का यूज़ किया गया था। इसी तरह इंडस्ट्री में भी कोल और पेट्रोलियम का कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और कई सारी इंडस्ट्रियाँ चल सकती हैं। तो हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो प्रीवियस चैप्टर था हमारा। और नेचुरल गैस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है अगर इनका यूज़ वाइज तरीके से नहीं किया गया तो ये एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कंब्यूशन एंड फ्लेम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। कंब्यूशन, फ्लेम, ठीक है, और फ्यूल्स, इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये कंब्यूशन होता क्या है। तो हम एक जनरल वे में बात करें बच्चों, तो ये कंब्यूशन का मतलब है बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, जलाना ही क्या कहलाता है? कंब्यूशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाना ही क्या है? कंब्यूशन है। यानी बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड कंब्यूशन। ये तो एक हमने जनरल वे में बात की कि सब्सटेंस का जलना क्या होता है? कंब्यूशन होता है। जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ कोल हो रहा है, कोयले को जलाया जा रहा है। तो जो कोयला का जलना भी क्या है? एक तरह का कंब्यूशन ही होता है। तो ये हमारी एक जनरल डेफिनेशन होगी कंब्यूशन की। ठीक है, तो समझ पाए अब, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड कंब्यूशन। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखते हैं हम। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो कंब्यूशन की हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अनदर डेफिनेशन फॉर कंब्यूशन, कंब्यूशन के लिए देखो क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज केमिकल चेंज टेकिंग। अब ये केमिकल चेंज क्या होते हैं, सबसे पहले इससे समझते हैं स्टूडेंट। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं सब्सटेंस में, या तो फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है। जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इरिवर्स होता है नहीं। और इस जो केमिकल चेंज के बाद जो चेंज होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, है ना। और इसमें नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। जब भी केमिकल चेंज होगा वो रिवर्स नहीं होगा, परमानेंट होगा, और न्यू सब्सटेंस हमेशा उसमें बनेगा। और फिजिकल चेंज जो होता है, फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे ये इरिवर्स था, ये रिवर्स नहीं हो सकता था, लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्स हो सकता है। और इसमें जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। और फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस मेक। तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज।
तो समझ में आया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ केमिकल चेंज को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रिवर्स नहीं हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने एक पेपर लिया, सपोज करो इस पेपर को आपने बर्न कर दिया तो ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो पेपर से क्या बन गया, ऐश। अब ऐश से वापस पेपर नहीं बनाया जा सकता, यानी ये रिवर्स नहीं होता और ये परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट का मतलब जब हमने पेपर को बर्न कर दिया तो ये ऐश बन गया, तो ये परमानेंट ऐश बन गया, अब इससे वापस पेपर नहीं बन सकता और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। देखो पेपर एक अलग चीज़ है, ऐश यानी राख जो होती है वो एक अलग चीज़ है। तो पेपर और राख दोनों अलग अलग चीज़ हो गई, तो पेपर से हमें नया सब्सटेंस मिल गया, राख, ऐश मिल गई। तो ये कहलाते हैं हमारे केमिकल चेंज। अब आपको क्लियर हुआ। और जो ये फिजिकल चेंज है, इसमें जैसे हमने आइस है, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया, लिक्विड बना लिया। तो मैं आइस से लिक्विड बना लिया और वापस हम लिक्विड को फ्रीज कर देंगे तो आइस बन जाएगा, रिवर्स हो गया ना। यानी ये जो चेंज है वो टेम्परेरी चेंज है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। आइस में भी कंटेंट हमारा H2O था और जो लिक्विड बना वाटर वो भी H2 ही है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज के अंदर, ठीक है। फिजिकल चेंज में ये रिवर्स हो सकता है, चेंजेस टेम्परेरी होते हैं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। क्लियर हो गया। और केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज रिवर्स होते हैं, परमानेंट होते हैं और न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। तो ये समझ में आया आपको। चलिए अब समझते हैं कंब्यूशन के बारे में। तो कंब्यूशन क्या होता है, कंब्यूशन में केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज का मतलब आप समझ गए ना। तो केमिकल चेंज टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम। जो केमिकल चेंज हो रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, और उसके बाद कंब्यूशन होने के बाद लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है एक ही समय पर। और जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का, कंपोजिशन वो भी चेंज हो जाता है। चलिए मैं आपको इसे फिर से समझाता हूँ। जैसे हमने ये पेपर लिया, ठीक है, पेपर के अंदर कंटेंट जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है और ऐश के जो कंपोनेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो यानी इनके कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब कंब्यूशन का मतलब हो गया एक ऐसा चेंज जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है एक ही समय पर और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस भी चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंब्यूशन। इसे लिखेंगे कैसे, केमिकल चेंज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन in which both heat and light is produced at the same time and composition of substance is also changed। कभी भी हमें जो ये चेंज होंगे केमिकल चेंज, ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनसे हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी सेम टाइम पर और जो कंपोजिशन है सब्सटेंस के वो भी चेंज होंगे, उसी को हम बोलेंगे कंब्यूशन। जैसे ये बर्निंग ऑफ कोल है, इस कोल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है और इसको बर्न करने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, आप जानते ही हैं, है ना, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हैं और ये क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा कंब्यूशन का। तो हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, कैंडल एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कंब्यूशन के, ठीक है। इन सब में केमिकल चेंज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं और इसमें जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो भी बदल जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। जनरल वे में हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का जलना ही क्या है, कंब्यूशन है। और आपको कंब्यूशन का पूरा मीनिंग भी समझ में आ गया। केमिकल चेंज होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है इसमें सेम टाइम पर और इसमें जो सब्सटेंस होते हैं उसके कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। अब हम कंब्यूशन कहते हैं। अब हम देखते हैं विच आउट ऑफ बोथ डू यू थिंक इट्स कंब्यूशन। ये आपके सामने दो एक्टिविटी दे रखी हैं, एक में तो कोल बर्न हो रहा है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयल हो रही है, और सेकंड में क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है ना, बल्ब लाइटिंग कर रहा है। तो ये जो लाइटिंग ऑफ बल्ब और बर्निंग ऑफ कोल, तो ये क्या, इन दोनों में से कंब्यूशन आप किसको कहेंगे,
या दोनों को कहेंगे या किसी एक को कहेंगे और क्यों कहेंगे वो आपको बताना है। विच आउट ऑफ बोथ डू यू थिंक इज कंब्यूशन। जैसे बल्ब का जलना, हम यही बोलते हैं ना, बल्ब जल रहा है और ये कोयला जल रहा है, तो इसमें से जलने को ही हमने अभी बताया था कि कंब्यूशन कहा जाता है। तो इस ऑन वन अदर हैंड द कोल इज बर्न्ट, इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अब इससे भी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और अदर एंड पे बल्ब ग्लो कर रहा है तो इससे भी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या दोनों कंब्यूशन के अंतर्गत आएंगे? क्या हम इन दोनों में कंब्यूशन बोलेंगे? कंब्यूशन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था कंब्यूशन में क्या होता है, हीट और लाइट सेम टाइम पर होती है। तो कोल के बर्निंग पर भी हो रही है और बल्ब के जलने पर भी हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बट स्टूडेंट इसके अंदर जो ये कोल का जो बर्निंग है इसको तो हम कहते हैं कंब्यूशन, और लाइटिंग बल्ब कंब्यूशन में नहीं आता है। तो ये नहीं आता है, क्यों नहीं होता है इसमें, इसे कंब्यूशन क्यों नहीं कहा जा रहा है, और बर्निंग ऑफ कोल को कंब्यूशन क्यों कहा जा रहा है, ये आपको सोचना है। ठीक है, चलिए मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पेज पर बल्ब का ग्लो करना कंब्यूशन नहीं होता है। देखो क्यों है, इन कंब्यूशन केमिकल चेंज टू अकर इज मस्ट। मैंने आपको बताया था कंब्यूशन कब होता है, जब केमिकल चेंज होना जरूरी है। तो जो बर्निंग ऑफ कॉइल है उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, यानी ये इरिवर्स है इससे, और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, ये इरिवर्स होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये चेंज परमानेंट चेंज होता है। इस वजह से हम कोल को बोल रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल, और इसमें कंपोजिशन जो होते हैं सब्सटेंस के कंपोजिशन वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज बर्निंग ऑफ कोल में हो रही हैं, इस वजह से इसे हम कंब्यूशन कह रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल को कंब्यूशन कह रहे हैं। जबकि जो बल्ब ग्लो हो रहा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, इस वजह से बल्ब का जलना कंब्यूशन नहीं कहलाता है। समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार क्वेश्चंस था। आप अपने फ्रेंड से भी ये पूछिएगा, उनको भी एकदम शॉक कीजिएगा कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट, साइंस वही है, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए, तब आपको साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया आप कंब्यूशन क्या है। कंब्यूशन में बर्निंग ऑफ कोल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हो रहा है यानी ये रिवर्स है। कोयले से राख बनने के बाद राख को कोयला वापस नहीं बनाया जा सकता है, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ऐश। ये सारे रीजन हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं जो कंब्यूशन होता है उसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन, कंब्यूशन होने की क्या शर्त है, क्या कंडीशन है जब कंब्यूशन होगा। तो कंब्यूस्टाइल सब्सटेंस होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंब्यूनेशन यानी दैट इज ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस होना चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें होंगी तभी कंब्यूशन होगा। अब कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन से आप फेमिलियर हैं। इग्निशन टेम्परेचर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं तभी वो चीज़ होती है ना, तो सेम इसी तरह कंब्यूशन है, इसके अंदर भी ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही कंब्यूशन होगा। तो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सपोर्टर ऑफ कंपोजिशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इग्निशन टेम्परेचर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंब्यूस्टल सब्सटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम बाद में सपोर्टर ऑफ कंब्यूनेशन दैट ऑक्सीजन गैस, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंब्यूस्टल सब्सटेंस और इग्निशन टेम्परेचर को समझेंगे कि ये क्या टेम्परेचर होता है और कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब पता होंगी तभी हम कंब्यूशन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूनेशन, 3 कंडीशंस हैं, ये आपको क्लियर हुआ।
combustible substance, supporter of combination, that is oxygen gas, and third one is ignition temperature. यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, समझ पा रहे हैं आप इसको? ये दिवाली का टाइम है, पटाखे फूट रहे हैं, यानी यहाँ भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और ये कंब्यूशन का ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फायर ऑफ क्रैकिंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंब्यूशन। क्रैकर्स का जो फायर हो रहा है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है ना, सब्सटेंस फॉर्म चेंज हो रही है, तो ये भी एक तरह का कंब्यूशन ही होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इन तीनों पॉइंट्सों को देखते हैं। कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस क्या है, सपोर्टर ऑफ कम्बिनेशन क्या है, और इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस के बारे में, तो सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, कंब्यूस्टेबल एंड नॉन कंब्यूस्टेबल, ठीक है। जो कंब्यूस्टेबल होगा सब्सटेंस या नॉन कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस होगा, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर? कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस एंड अदर वन इज नॉन कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस। चलिए देखते हैं कि ये होते क्या हैं, कंब्यूस्टेबल क्या है और नॉन कंब्यूस्टेबल क्या है, इसको समझते हैं हम। तो स्टूडेंट्स सब्सटेंस कंब्यूस्टेबल एंड नॉन कंब्यूस्टेबल, तो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि इसी से कंब्यूशन होता है। तो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस का मतलब हो गया ऐसे सब्सटेंस जो कैच फायर इजीली, ऐसे सब्सटेंस जो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, जो सब्सटेंस आग को जल्दी पकड़ लेते हैं उसे हम बोलते हैं कंब्यूस्टेबल, ठीक है। तो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस होगा तो ही कंब्यूशन होगा, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस पिक में देख रहे हैं, ये क्या है, केरोसिन। केरोसिन को आप जानते हैं, इसके पास थोड़ी सी फायर ले जाएंगे तो वो जल्दी से आग को पकड़ लेती है, तो आग को ये जल्दी से पकड़ लेती है, इसीलिए इसको, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम पेट्रोल की बात कर सकते हैं, डीजल की बात कर सकते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस। सो वी कैन से कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेस हु कैच फायर इजीली, जो जल्दी से आग को पकड़ लें, वही। अब हम देखें नॉन कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस के बारे में, तो नॉन कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस वो होंगे जो क्या नहीं करेंगे, कंब्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है, जिनके नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन, तो जो, ठीक है, नॉन कंब्यूस्टेबल। और होते क्या है, ऐसे सब्सटेंस दैट डज नॉट कैच फायर इजीली, ऐसे सब्सटेंस जो आग को जल्दी से नहीं पकड़ते या नहीं पकड़ते, उन्हें बोलते हैं हम नॉन कंब्यूस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, अब स्टोन पे हम स्टोन को आग लगाएं तो ये जल्दी से आग पकड़ेंगे नहीं भी पकड़ेंगे, तो ये सब्सटेंस क्या है, नॉन कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस है। अदर एग्जाम्पल ग्लास, ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो नॉन कंब्यूस्टेबल होते हैं, जो आग नहीं पकड़ते हैं या बहुत देर से आग पकड़ते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम नॉन कंब्यूस्टेबल। हमें यहाँ वर्क है कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस, तो वो आपको समझ में आ गया, जो कैच करते हैं फायर को ईजीली जल्दी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो होते हैं कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और नॉन कंब्यूस्टेबल का मतलब हो गया जो आग को जल्दी नहीं पकड़ते हैं, दैट सब्सटेंसेस दैट डज नॉट कैच फायर इजीली, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्टोन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और कंब्यूस्टेबल भी आपको क्लियर है, दे कैच फायर इजीली। अब हम जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी हमारी, वो इग्निशन टेम्परेचर थी। तो पहले हम इग्निशन टेम्परेचर को देख रहे हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर जो स्टूडेंट होता है, इसको किंडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर इज नोन ऑल्सो किंडलिंग टेम्परेचर। अब ये होता क्या है इग्निशन टेम्परेचर, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस फायर को कैच करता है, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, ठीक है। जो सब्सटेंस होगा कोई भी, वो जो लोएस्ट टेम्परेचर पर क्या करेगा,
फायर को पकड़ेगा, वही इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये अलग अलग हो सकता है या होता है। जैसे हम बात करें केरोसिन की, केरोसिन क्या है? कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस है, जल्दी से आग पकड़ लेता है और ये कम टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेता है, ठीक है। यानी इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है। तो केरोसिन के बारे में आप समझ गए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो उसका लोएस्ट टेम्परेचर कुछ अलग होगा। अगर मैं बात करूं वुड की, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। जैसे केरोसिन तो बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ही आग को, फायर को पकड़ लेगी, लेकिन अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड को फायर पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। यानी उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक वुड का, जैसे मैं ब्लॉक लूँ और इसको फायर करना चाहूँ तो इसको फायर में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर ये फायर हो जाएगा। ये कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस ही है, ठीक है। इसमें आग लग जाती है, आप जानते हैं ना, लकड़ी में आग लग जाती है कभी भी। तो ये जो इस पर, इसके लिए जो इग्निशन टेम्परेचर है जिस पर ये आग पकड़ेगा वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। और केरोसिन के लिए ये लो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनके लोएस्ट टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिन पर वो फायर को कैच करते हैं। केरोसिन के लिए लो है, पेट्रोल के लिए लो है। अगर बात करते हैं वुड की, तो वुड के लिए ये टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर आपको क्लियर हुआ। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर को कैच करता है, वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। और इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। लेट अस एनहेंस आर नॉलेज। चलिए अब आपकी कुछ नॉलेज को चेक करते हैं। अब आप बताइए, आउट ऑफ ड्राई लीव्स एंड वेट लीव्स विच कैच फायर इजीली। आपके पास कुछ सूखे पत्ते हैं ड्राई, और कुछ आपके पास गीले पत्ते हैं। चलिए बताइए किस में आग पहले लगेगी और क्यों लगेगी। चलिए बताइए आप थोड़ा सा सोच के। ये आपके पास एक ड्राई लीव्स हैं, कुछ आपके पास वेट लीव्स हैं। तो इन दोनों में से फायर जल्दी से इजीली कौन पकड़ेगी, वेट वाले या ड्राई वाले? राइट, ड्राई वाले लीव्स जल्दी से आग पकड़ेंगे और वेट वाले लीव्स नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे, अब ये भी आपको समझाना है मुझे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो ड्राई लीव्स होती हैं उनके लिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, इसीलिए वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं, है ना। इग्निशन टेम्परेचर इसके लिए लो होता है। जबकि वेट लीव्स, जो गीली पत्तियां होती हैं, तो गीली पत्तियों पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके लिए इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इसके हाई, और ये जो ड्राई लीव्स हैं इनके लिए इग्निशन टेम्परेचर लो है। इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, वो जल्दी से फायर पकड़ेगा, इजीली फायर होगा। और जो गीला होगा, अब ये स्टूडेंट इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। जो वेट लीव्स हैं, गीली पत्तियां हैं, उनके ऊपर वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर प्रेजेंट होने की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो गया है। इस वजह से ये जो वेट लीव्स हैं ये जलने में ज़्यादा समय लेंगी, और जबकि जो सूखी पत्तियां हैं वो बहुत जल्दी से जल जाएंगी। समझ में आया? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो था और इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो ही पहले जलेगा। अब आपको समझ में आया? इंटरेस्टिंग था ना काफ़ी। अब जो गीली पत्तियां, ये तो आप जानते ही थे कि देर से जलेंगी, सूखी पत्तियां जल्दी जलेंगी, लेकिन क्यों, ये भी आपको अब समझ में आया। जो ड्राई लीव्स हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर लो है क्योंकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, जबकि जो वेट लीव्स हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो गया, इसलिए उसे जलने में काफ़ी समय लगेगा। हम लिखेंगे ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली एज वाटर प्रेजेंट इन द वेट लीव्स इंक्रीज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। चलिए मैं आपसे और क्वेश्चंस पुट करता हूँ।
जिसका आंसर आप मुझे देना, ठीक है। वाई पेट्रोल कैच फायर इजीली देन केरोसिन। अब पेट्रोल केरोसिन से पहले क्यों फायर कैच कर लेता है? पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ता है कंपेरेटिव टू केरोसिन। अगर हम केरोसिन और पेट्रोल को साथ में जलाने की कोशिश करें तो पहले जो आग लगेगी वो पेट्रोल में लगेगी। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, जो कंब्यूशन होता है, कंब्यूशन किस में होता है? जो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो यह पेट्रोल और केरोसिन दोनों ही क्या हैं? कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। जो जल्दी से आग पकड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस। तो ये दोनों ही जल्दी आग पकड़ते हैं, तो ये कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस तो हैं। पर पेट्रोल पहले आग क्यों पकड़ रहा है, केरोसिन क्यों नहीं पकड़ रहा है? तो पेट्रोल और केरोसिन ये डिपेंड किस पे करेंगे? इनके इग्निशन टेम्परेचर पर। इनमें से जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वही जल्दी फायर को कैच करेगा। तो जो पेट्रोल होता है इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है रादर देन केरोसिन। इसी वजह से पेट्रोल जो है पहले आग पकड़ता है, ठीक है, केरोसिन नहीं। समझ में आया? इट इज बिकॉज पेट्रोल हैज लो इग्निशन टेम्परेचर देन केरोसिन, दैट्स व्हाई इट कैच फायर इजीली। What are inflammable substances? Give example. अब आपको बताना है ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो जो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। कंब्यूस्टेबल का मतलब जो इजीली फायर को कैच करते हैं उन्हें हम कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और उन्हीं कंब्यूस्टेबल सब्सटेंसेस का नाम क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो इन्हें इनफ्लेमेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है और ये फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ गया। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैच फायर्स, वो मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कैच करेगा सब्सटेंस फायर को, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो combustible substance is also known as flame substance. For example, kerosene, petrol, LPG, डीजल एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, जो कंडीशन नंबर 2 थी वो फर्स्ट और थर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन नंबर 2 देख रहे हैं अब हम, कंब्यूशन की कंडीशन नंबर 2। ये है सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन दैट इज ऑक्सीजन गैस। देखो, अभी हमने पढ़ा कि कंब्यूशन होने के लिए कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस का होना जरूरी है, सपोर्टर ऑफ कंब्यूनेशन का जरूरी है, और तीसरा था इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें से हम कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस पढ़ चुके हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं सपोर्टर ऑफ कंब्यूनेशन। इसमें ऑक्सीजन गैस होती है, इसे हम एक्टिविटी से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, हमने क्या लिया? एक मोमबत्ती ली, उसे जलाया। अब इसके ऊपर एक गिलास रखा। ये जो गिलास रखा ये ऊपर से ओपन है, ये ऊपर से ओपन है, तो इसके अंदर क्या है? एयर इन और आउट हो सकती है। तो एयर इन और आउट हो रही है, यानी एयर जो होती है, एयर के अंदर कई सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऐसे कई सारी गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सभी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और हम जानते हैं कि कंब्यूशन के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ये एयर के थ्रू ये ऑक्सीजन गैस इसके अंदर एंटर कर जाती है, तो ये कैंडल बर्न करती रहती है। ठीक है, यानी सपोर्टर है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी। एक्टिविटी फर्स्ट। अब हमने एक्टिविटी सेकंड, ये है एक्टिविटी सेकंड में क्या किया? इसे ऊपर से एक कार्डबोर्ड से ढक दिया। कार्डबोर्ड से ढकने के बाद ये जो कैंडल थी, इसको ये क्या है? जली। कब तक जली? जब तक इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन थी। अब ये बोर्ड लगने के कारण इसके अंदर ऑक्सीजन इन और आउट नहीं हो सकती, तो ये इसकी जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो ये कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये जल रही है, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलती रही है। और ये सेकंड के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन इसके अंदर से ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन के ख़त्म होते ही ये बुझ जाएगी। ठीक है,
अब इसे वापस से जलाने के लिए इसका ऊपर का बोर्ड हटाना पड़ेगा और इसको फायर करना पड़ेगा, तभी ये जल सकती है। ठीक है, इसका ऊपर का बोर्ड हम ये जो थर्ड जो नंबर देख रहे हैं इसमें हमने वापस से इसका बोर्ड हटा दिया है। अब बोर्ड हटाने के बाद अगर इसे हम बर्न करेंगे तो ये वापस से जल जाएगी। ठीक है, यानी जो कंब्यूशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। इस एक्टिविटी से हमें पता चला, क्योंकि जो फर्स्ट एक्टिविटी थी इसके अंदर ऑक्सीजन इन और आउट हो रही थी, तो इस वजह से इसमें बर्न हो पा रहा था। ठीक है, ये जल पा रही थी। एक्टिविटी सेकंड को अगर हमने कवर्ड कर दिया, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन इन और आउट नहीं हो पा रही है तो ये बर्न नहीं हो पा रही है, कैंडल बर्न नहीं हो पा रही है। तो इसी से हमें पता चलता है कि कंब्यूशन के लिए कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर के साथ साथ सपोर्टर ऑफ कम्बिनेशन यानी ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। अगर ये ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं होगी या इन तीनों में से, तीन कंडीशनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कंब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो कंब्यूशन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंट होना, कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस का होना और इग्निशन टेम्परेचर का होना, तभी ये चीज़ें कंब्यूशन करेंगी। ठीक है, आपको समझ में आया? तो ये कैंडल का एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। इससे इसी एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही बर्निंग पॉसिबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से अगर अभी कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ खाना नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फायर केज नहीं होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। जितना हम ऊपर जाएंगे अर्थ से उतनी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फायर केज नहीं होगी, उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही कुछ रीजंस हैं और ये कंडीशंस हैं तीनों जिससे कंब्यूशन होता है। ठीक है, तीनों आपको समझ में आई? इज इट क्लियर? व्हाट इज कंब्यूशन, व्हाट कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशंस, ये तीनों चीज़ें आप, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा था कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी क्या होता है? कंब्यूशन हो पाता है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट, गांवों में जो चूल्हे होते हैं, देखा है आपने चूल्हे, तो उनमें जो गैप रखा जाता है, दो इस तरह से देखो, ये इस तरह से चूल्हा होता है, इसमें जब लकड़ियाँ रखते हैं, लकड़ियों को रखते हैं तो उन लकड़ियों के बीच में गैप रखते हैं। तो बच्चों ये गैप क्यों रखते हैं? गैप इसलिए रखते हैं ताकि इसके अंदर से ऑक्सीजन इसमें जा सके। ये ऑक्सीजन जाएगी तभी ये लकड़ियाँ आग पकड़ पाएंगी। ठीक है, और ये लकड़ियाँ क्या होंगी? बर्न होंगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। समझ में आया आज आपको कंसेप्ट? चलिए, आप तो शहरों के हैं इसलिए आपको इतना नहीं पता होगा, कभी गाँवों में जाओगे तो आप ये चीज़ को देखना, नोटिस करना। ठीक है, कभी भी चूल्हे पे जो खाना बनता है तो उसमें लकड़ियों के बीच में गैप रखा जाता है। गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या हो, एयर की सप्लाई हो सके। एयर की जब सप्लाई होगी तभी वो बर्न होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। अभी तक हमने देखा कंब्यूशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। फिर कंब्यूशन के लिए कंडीशंस क्या नेसेसरी होती हैं, इन कंडीशंस के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ कंब्यूशन। जो ये कंब्यूशन होता है ये कितने टाइप से होता है? तो ये 3 टाइप से होता है, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन, रैपिड कंब्यूशन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोसिव कंब्यूशन। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस जो एकदम से बर्निंग हो जाए, ये कंब्यूशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग होना। तो एकदम से जो बर्न हो जाए उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। रैपिड का मतलब उस तेज़ी से आग का जलना, और एक्सप्लोसिव यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा साउंड के साथ जलना, उसको कहते हैं हम एक्सप्लोसिव कंब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको ये टाइप्स ऑफ कंब्यूशन समझ में आ जाए। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन क्या होता है देखते हैं। तो ये जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये येलो फास्फोरस है। ये क्या है? येलो फास्फोरस है। तो ये जो फास्फोरस होता है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? जो हम समर टाइम के अंदर जो रूम टेम्परेचर होता है उससे भी कम होता है।
ठीक है, इसलिए ये समर टाइम में खुद से ही बर्न होने लग जाता है। ठीक है, येलो फास्फोरस खुद से ही बर्न होने लग जाता है, तो इसे हम इसलिए बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन दैट अकर एट रूम टेम्परेचर एट इट्स आउ, ये खुद ही रूम टेम्परेचर पर जलने लग जाता है। इट इज शोन बाय सब्सटेंस दैट हैव इग्निशन टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर। जो ये येलो फास्फोरस है, इसका इग्निशन टेम्परेचर है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से भी लेस होता है। ठीक है, समर टाइम में इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, इस वजह से ये खुद ही जल जाता है। ठीक है, तो ये येलो फास्फोरस खुद से ही जल जाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ येलो फास्फोरस। तो आपको स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन समझ में आया। स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन जो अपने रूम टेम्परेचर पर ही बर्न हो जाए। ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी लेस होगा, रूम टेम्परेचर से लेस इग्निशन होगा, तो वो बर्न करने लग जाएगा। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट हम रैपिड कम्ब्यूशन। रैपिड कम्ब्यूशन इट अकर्स रैपिडली इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ हीट एंड लाइट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो रैपिड कम्ब्यूशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और शॉर्ट टाइम के अंदर हीट और लाइट भी देता है। ठीक है ना, ये खुद से तो नहीं जलता है, बट इसको जैसे ही जलाया जाता है हल्का सा तो ये जल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी। एलपीजी आप जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसी हम थोड़ी सी आग उसके पास ले जाएंगे वो तुरंत जल उठती है और वो हमें लाइट और हीट देने लगती है। तो ये क्या है, रैपिड कम्ब्यूशन कहलाता है। इसमें हम एलपीजी, केरोसिन ऑयल, कोल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। तो सेकंड था हमारा रैपिड कम्ब्यूशन। समझ में आया आपको रैपिड कम्ब्यूशन? ये पिक में आपको दिख रहा है बर्निंग ऑफ कोल। कोल का जलना क्या है, रैपिड कॉम्बिनेशन है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट हम, थर्ड टाइप है हमारा एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। एक्सप्लोसिव नाम से समझ में आ रहा है इसमें एक्सप्लोज होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन इट इज द कॉम्बिनेशन दैट अकर्स एक्सट्रीमली फास्ट विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एंड ऑल्सो लाउड साउंड। ऐसा कम्ब्यूशन जिसमें जो बहुत तेजी से होता है और क्या करता है, ये होने के बाद हीट लाइट के साथ साथ साउंड भी देता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, दिवाली के टाइम में क्या क्रैकर्स फूट रहे हैं। तो आपने देखा जब भी क्रैकर्स फूटते हैं तो वो लाइट भी देते हैं, हीट देते हैं, इसके साथ में साउंड भी देते हैं। तो इस तरह के एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कम्ब्यूशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक्सप्लोसिव कम्ब्यूशंस। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्रैकर्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, है ना। क्रैकर्स एक्सप्लोसिव कम्बिनेशन है। तो ये अभी हमने तीनों टाइप के कम्ब्यूशंस देखे। तो तीनों, पहला था हमारा स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन, सेकंड था रैपिड कम्ब्यूशंस और थर्ड वन था हमारा एक्सप्लोसिव कम्ब्यूशन। ये जो तीनों कॉम्बिनेशंस थे, इसमें स्पॉन्टेनियस में ये एकदम से जलता है, रैपिड बहुत तेज़ी से जलता है और एक्सप्लोसिव उससे भी तेज़ जलता है, साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने बच्चों। ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये एक्सप्लोसिव का तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, दिवाली पे जो हम क्रैकर्स वगैरह चलाते हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है इसको समझते हैं। अभी तक हमने फायर के बारे में देखा, कम्ब्यूशन के बारे में देखा। कम्ब्यूशन क्या, बर्निंग है ना, तेजी से आग का लगना ही क्या था, कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे, और कम्ब्यूशन की कंडीशंस भी हमने देखी। अब ये जो फायर हो रही है इसको बुझाने का तरीका देखेंगे अब हम। ठीक है, तो फायर को एक्सटिंग्विश करने का तरीका फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कहीं आग लग जाती है ज़्यादा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और फायर ब्रिगेड जब आती है तो उसमें एक होस पाइप लगे होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे से होस पाइप्स होते हैं। इन होस पाइप्स से काफ़ी तेज़ी से प्रेशर से और वाटर निकलता है और वो आग को बुझा देता है। ठीक है,
तो इस तरह से एक तो तरीका हमारे पास ये है, और दूसरा क्या है, हम आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा आग नहीं होती है तो फायर एक्सटिंग्विशर से हम उस आग को बुझा लेते हैं, है ना। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर फायर को बुझाने के काम आने वाले इक्विपमेंट है एक तरह से। इसमें से पहला है सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और सेकंड है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये देखने से दोनों डिफरेंट लग रहे हैं पर ये सिमिलर ही होते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, ये अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक में एक इंटरनली अंदर से दिखाया हुआ है कैसा दिखता है, और ये आपको बाहर से दिखाया हुआ है कि बाहर से कैसा दिख रहा है। बाकी ये दोनों होते एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, दूसरा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो इसी को हम समझेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे। ये होते काफ़ी सिमिलर है, एक जैसे ही होते हैं ये। ठीक है, देखने में एक जैसे ही लगते हैं और इनका फंक्शनिंग भी एक जैसे ही है लगभग सा, है ना। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। अब हम नेक्स्ट पेज पे, तो इसमें अभी हम पहले देखते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आप इसी को पढ़ते हैं अब, है ना। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, आप कहीं मॉल्स वगैरह गए होंगे तो आपने इसे एक्सटिंग्विशर लगे हुए देखे होंगे। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। एक आउटर सिलेंडर होता है, ये मेटल का बना होता है। ठीक है, मेटल का बना होता है, और इसके अंदर एक और सिलेंडर होता है। ये जो सिलेंडर होता है ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो ये ग्लास का बना होता है। जो ये मेटल वाला है इसके अंदर क्या कंटेन होते हैं, ये अंदर आउटर, और ये ऊपर से एक नॉब से बंद होते हैं, एक नॉब से क्लोज होते हैं। तो ये जो आउटर मेटल का है और इनर ग्लास का है सिलेंडर। तो जो मेटल वाला सिलेंडर है इसके अंदर कंटेन होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसमें बेकिंग सोडा भरा जाता है, और अंदर वाला जो ग्लास सिलेंडर है इसके अंदर भरा जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है AlSO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। और इसके साथ साथ इसमें सेप्रोनिन भी होती है, सेपोरिन भी मिक्स होती है। ठीक है, अब ये फंक्शनिंग कैसे करता है देखो। ये जो दोनों सिलेंडर होते हैं, बोथ सिलेंडर्स आर बाउंडेड बाय कॉमन नोब। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बनाया, ये दोनों सिलेंडर हो गए और ये कॉमन नोब से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों सिलेंडर क्या है, कॉमन नोब से बाउंडेड होते हैं। तो बोथ सिलेंडर आर बाउंडेड बाय कॉमन नोब व्हेन नोब इज प्रेस। जैसे हम नोब को प्रेस करते हैं तो ये जो ग्लास सिलेंडर होता है, ये ग्लास सिलेंडर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। नोब को जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो इसका केमिकल है, ग्लास सिलेंडर का केमिकल मेटल वाले सिलेंडर के केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है और रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इक्वेशंस लिख के बताता हूँ कैसे रिएक्शन होती है। तो ये हमारा बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3। ठीक है, और ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। ये जब दोनों रिएक्शंस करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन करने के बाद देखो क्या बनाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे आपको अगर ये इक्वेशंस लिखना नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये बनाते हैं Na2SO4 प्लस AlCO3 का होल थ्राइस, Al2CO3 का होल थ्राइस, और साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर, थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे हमने नोब को प्रेस किया तो ये ग्लास सिलेंडर टूट गया और दोनों के केमिकल मिक्स होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है स्टूडेंट, ये क्या कर देती है, ये जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थी उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। तो आप जानते हैं जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ फायर नहीं होगी। ठीक है, तो ये फायर बुझ जाएगी यानी एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो गैस निकली ये फोम के फॉर्म में निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड फोम में निकलती है। ठीक है, जैसे हमने नोब को, ये आपको प्रोसेस समझ में आया। ये बाहर वाला मेटल का सिलेंडर था, अंदर वाला ग्लास का। जैसे हमने नोब को दबाया ये ग्लास फूट गया और दोनों के केमिकल मिक्स हो गए। ठीक है, यह देखो मैं आपको लिख देता हूँ, इनमें केमिकल थे बेकिंग सोडा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट था, और इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है ये फोम के फॉर्म में निकलती है।
फॉर्म के फॉर्म में इसलिए निकलती है क्योंकि इसके अंदर सेपोरिन भी होता है, तो ये इसे फॉर्म में निकालता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई को कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन की, जैसे कट ऑफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो आग बुझ जाएगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, नॉन सपोर्टर है, सपोर्ट नहीं करती है, तो ये इसको बुझा देती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ये सेपोरिन जो होता है, सेपोरिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे गैस फॉर्म में ना निकाल के क्या करता है, इसको ये फॉर्म के फॉर्म में निकालता है, झाग के रूप में निकालता है। तो इस पाइप से इस तरह से यहाँ निकलते हैं झाग से और आग पे पड़ते हैं और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये इसका तरीका हुआ, ये इसका फंक्शनिंग हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं हम, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें भी सेम 2 सिलेंडर होते हैं, एक बाहर वाला सिलेंडर, एक अंदर वाला। तो जो बाहर वाला आउटर सिलेंडर होता है वो मेटल का ही बना होता है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, और जो ये अंदर वाला सिलेंडर है ये वाला, ये बना होता है ग्लास का। ठीक है, तो ये ग्लास का सिलेंडर। अब इसके अंदर जो मेटल वाला सिलेंडर है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फिल होता है ना। और जो ग्लास है, ग्लास के अंदर, ग्लास सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो इसमें सल्फ्यूरिक, और ये दोनों एक नॉब से बंद होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर हुआ मेटल का और इसके अंदर ग्लास का, और ये दोनों के ऊपर लगी होती है कॉमन नॉब। ठीक है, चल देखते हैं इसको फंक्शनिंग क्या है इसकी। तो बोथ सिलेंडर्स आर बाउंडेड बाय कॉमन नॉब। ये भी क्या है, दोनों सिलेंडर कॉमन नॉब से बंद होते हैं, जैसा कि आपने उसमें देखा था। जैसे ही नॉब को प्रेस किया जाता है तो ये ग्लास सिलेंडर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके ब्रेक होने से इसका केमिकल मेटल वाले केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है। जब दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन और क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे ये मिक्स होंगे तो ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि यहाँ सेपोरिन का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस फॉर्म में निकलती है। और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये क्या करती है, कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन की सप्लाई को, और फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिससे फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, यानी फायर बुझ जाती है। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। ठीक है, अब फ्लेम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। फ्लेम क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। जो गैसेस बर्निंग होती हैं जिस रीजन में, वो होता है फ्लेम। ठीक है, बर्निंग गैसेस के जो बर्निंग का रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लेम बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। इसमें 3 जोन होंगे, डार्क इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। फ्लेम के 3 जोन होते हैं। ठीक है, डार्क इनर जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं फिगर में, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन, ये ब्लैक ब्लैक सा आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम इनर मोस्ट, और ये येलो येलो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम मिडिल जोन, और ये जो ऊपर दिख रहा है इसमें ऑरेंज दिख रहा है पर ये ब्लू होता है, ये होता है हमारा आउटर जोन। अब ये लीस्ट हॉट, मॉडरेट हॉट, हॉटेस्ट पार्ट, ये क्या है, इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमें समझ में आया कि जो फ्लेम होती है, फ्लेम क्या होती है, एक रीजन होती है जहाँ पर गैसें बर्निंग होती हैं। इसमें 3 जोन्स होते हैं, डार्क इनर जोन, मिडिल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। तो सबसे पहले हम डार्क इनर जोन के बारे में देखते हैं। डार्क इनर जोन जो ये ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है कलर में, इसे बोलते हैं हम इनर मोस्ट जोन। तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये कलर में ब्लैक होता है। इट इज़ इनर मोस्ट क्लोज टू विक, ये क्या होता है, विक के क्लोज होता है। जैसे इस पे ये थ्रेड लगा होता है ना वैक्स के ऊपर, तो ये जस्ट थ्रेड के ऊपर जो लाइट जलती है ब्लैक सी, वो होती है इनर जोन। और इट कंसिस्ट ऑफ अनवर्न्ट वेपर ऑफ वैक्स। इसमें क्या होते हैं, वैक्स के जो कुछ वेपर्स होते हैं जो जलते नहीं है, उस इनर जोन में होते हैं। इट इज़ नो कम्ब्यूशन जोन, यहाँ पर कोई कम्ब्यूशन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कम्ब्यूशन नहीं होता है। तो ये पार्ट क्या हो गया, लीस्ट हॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कम्ब्यूशन नहीं हो रहा है।
क्योंकि ये वेपर क्या है, अनबर्न्ड है, जल ही नहीं रही है, तो ये लीस्ट हॉट, बहुत ही कम गर्म होता है ये पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मिडिल जोन की। मिडिल जोन क्या होता है, जो ये बीच का पार्ट है ये येलो येलो दिख रहा है, यहाँ पार्शियल कंब्यूशन होता है। इट इज़ ल्यूमिनस जोन, ये ल्यूमिनस होता है यानी थोड़ी इसमें चमक होती है। ठीक है, तो ये ल्यूमिनस होता है। जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंब्यूशन, इस जोन में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन, ना तो इसमें ज़्यादा गर्म होता है ना ये ज़्यादा ठंडा होता है, ये कांस्टेंट स्पीड यानी मॉडरेट हॉट होता है ये। और ये कलर कैसा होता है, कलर येलो होता है, दिखने में ये येलो कलर की फ्लेम दिखती है। ठीक है, और ये हॉट किस तरह का है, मॉडरेट हॉट पार्ट कहलाता है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, तो ये मिडिल जोन क्लियर हुआ आपका, ये ल्यूमिनस पार्ट होता है और इनकम्प्लीट बन होता है। अब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट जोन की। ये जो आउटर मोस्ट जोन होता है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे ज़्यादा गर्म जो रहता है ये हॉटेस्ट जोन होता है। और ये कलर ब्लू दिखता है, यहाँ आपको ऑरेंज दिख रहा है पर ये ब्लू होता है कलर में, है ना। और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ये सबसे हॉटेस्ट क्यों है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंब्यूशन हो रहा है, जो कंब्यूशन हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट है। इट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन, ये नॉन ल्यूमिनस होता है और कलर में कैसा है, ब्लैक होता है और फेंटली विजिबल भी होता है, हल्का हल्का सा आपको दिखती है ब्लू ब्लू कलर से, तो ये फेंटली विजिबल है और कलर में कैसा है, ब्लू होता है। तो ये हमारा आउटर मोस्ट जोन होगा। ठीक है, तो हमने तीनों जोन्स के बारे में पढ़ा, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। समझ में आया आपको। और इसके अंदर लीस्ट हॉट, मॉडरेट हॉट और हॉटेस्ट पार्ट, जो ये आउटर जोन था ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है जो ब्लू इन कलर होता है। मिडिल जोन था जो येलो इन कलर होता है और मॉडरेटली हॉट होता है। और जब सबसे लीस्ट था, इनर मोस्ट जोन था, वो ब्लैक होता है और लीस्ट हॉट होता है। तो तीनों जोन आपको, आई थिंक आपको ये तीनों जोन समझ में आ गए होंगे और इनमें किस जगह कहाँ पर कंब्यूशन सबसे हाई है, लो है और मिनिमम मिडिल है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी मिडिल सबसे ऊपर तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यानी आउटर जोन जो है वो हॉटेस्ट पार्ट है और जो इनर जोन है वो लीस्ट हॉट है, और जबकि मिडिल जोन के अंदर मॉडरेटली हॉट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। बट ये ऊपर वाला पार्ट बहुत गर्म होता है, तो इस कैंडल को कभी भी ऊपर से तो टच करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमने देखा फ्लेम जो होती है, फ्लेम के अंदर जो तीनों जोन थे उन तीनों जोन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बताइए, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ्स फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ का मतलब समझते हैं आप, जो सुनार होते हैं, सोने का काम करते हैं, उन्हें हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं। तो गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम के किस पार्ट का यूज़ करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्ड स्मिथ जो है गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए किस पार्ट का, फ्लेम के किस पार्ट का यूज़ करते हैं। तो आउट ऑफ 3 जोन्स दे आर यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम एज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन क्या है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, उसका यूज़ करके वो गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करते हैं। समझ में आया क्यों करते हैं, ये भी आपको समझ में आया। आउटर मोस्ट जोन होता है और क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट कंब्यूशन भी हो रहा है, तो ये कंप्लीट कंब्यूशन होने के कारण ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट हो गया, और हॉटेस्ट पार्ट होने की वजह से ये इसी गोल्ड स्मिथ इसी पार्ट का यूज़ करके किसी चीज़ को मेल्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल। फ्यूल के बारे में आप जानते हैं फ्यूल होता क्या है, चलिए मैं आपको डेफिनेशन से भी इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूल क्या है, इट इज़ द सब्सटेंस दैट ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी, जो जलने पर बहुत सारी एनर्जी देता है। जैसे ये पेट्रोल है, ये एलपीजी गैस है, कोल है, ये सभी क्या है, फ्यूल है। इन सब का यूज़ फ्यूल में किया जाता है। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो बर्न होने पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फ्यूल। ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्निंग होने पर लॉट ऑफ एनर्जी देते हैं उन्हें हम फ्यूल बोलते हैं। ये सब कंबस्टाइल भी होते हैं, ठीक है, जलने वाले ही हैं ये। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं एलपीजी गैस, घरों में जो गैस जलती है आपने देखी होगी, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब
क्या है, एज ए फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एलपीजी समझते हैं आप, एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं, इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होते हैं, ब्यूटेन, और ये मिक्सचर किसका है, ब्यूटेन है और प्रोपेन। और पेट्रोल से आप फेमिलियर हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं वो बिना पेट्रोल डीजल्स के नहीं चल पाते हैं, तो उनको एनर्जी इसी से मिलती है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यूरेनियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये यूरेनियम है, इसका यूज़ भी एज ए फ्यूल किया जाता है, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किया जाता है। तो ये स्टूडेंट जो ये यूरेनियम होता है ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ना, ये न्यूक्लियर एनर्जी देता है हमें। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ये जो इंटेंस होती है, काफ़ी इंटेंस होती है, इसका यूज़ हम कई सारे वर्क्स के अंदर कर सकते हैं। इससे इतनी एनर्जी मिलती है कि इसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव यूज़ अगर इसका किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये यूरेनियम का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। और जो ये यूरेनियम होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। इसके कारण कई डिसीज़ भी कॉज होती है ना, रेडिएशंस निकलती हैं, क्योंकि इनके कारण इनसे रेडिएशंस निकलती हैं, तो ये हार्मफुल हैं। तो ये यूरेनियम बहुत कॉस्टली भी होता है वैसे, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एज ए फ्यूल का यूज़ करके काफ़ी सारी न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है ना। अब न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह आप हायर क्लास में स्टडी कीजिएगा। अभी आप ये समझ रहे हैं, इससे इतनी न्यूक्लियर रिएक्टर से इतनी एनर्जी बनती है कि अगर इसका कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ किया जाए तो बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं। ठीक है, बट इसका डिसकंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ किया जाता है। डिसकंस्ट्रक्टिव वर्क का मीन्स होता है इससे वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, जैसे परमाणु बम, ये सब चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि इनका कोई ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, हाँ सेफ्टी पर्पज़ से ये होना बहुत ज़रूरी है, बट इनका यूज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो एटम बम वगैरह होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल है, मतलब अगर इसका यूज़ किया जाएगा और कहीं पे यूज़ किया जाएगा तो ये हमारे जो बॉडी के पर्सन्स के डीएनए को भी चेंज कर देते हैं, है ना। इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है जो ये एटम बम्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जैसा आपने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 1945, तो उस समय में इस एटम बम का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये एटम बम्स ने क्या किया, हमारे वहाँ के जो जनरेशन है लोग हैं उनकी डीएनए, उनके जीन्स में क्या है, डिफेक्ट पैदा कर दिया है। तो वहाँ आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, वो मतलब उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होता है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो एज ए फ्यूल यूरेनियम यूज़ किया था, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हार्मफुल उससे रेडिएशन निकली जो आज तक भी जनरेशन के जीन्स को इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये यूरेनियम का यूज़ डिस्ट्रक्टिव वर्क में किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम इसका यूज़ कंस्ट्रक्टिव वर्क में करते हैं, कई जगह न्यूक्लियर प्लांट्स लगे होते हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ये सब चीज़ें आप डिटेल में अभी वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये समझ में आया कि यूरेनियम क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका सिंबल आप ध्यान रखना, यूरेनियम का सिंबल यू होता है और ये 92 जो लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो नीचे नंबर लिखे हैं ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, पर क्या होते हैं एटॉमिक मास, ये सब आप क्लास 10th में देखना, 9th-10th में। अभी आप समझ गए इसका सिंबल यू है। ये न्यूक्लियर एनर्जी दे रहा है, ये इंटेंस है, इनका यूज़ कंस्ट्रक्टिव वर्क में होना चाहिए, और अभी इसका यूज़ डिस्ट्रक्टिव वर्क में किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एटम बम। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है ना। यूरेनियम काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि उससे रेडिएशंस निकलती हैं। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसका यूज़ किया जाता है रॉकेट में एज ए फ्यूल। ठीक है, इट इज़ बर्न्ड इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये क्या करता है, ये बर्न होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। कंसनट्रेट का मतलब जिस एसिड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल लेस होते हैं, लेस वाटर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे कंसनट्रेट कहते हैं। और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की। ये जो फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये हमें पता चल गया फ्यूल क्या होता है, बर्न करने पर एनर्जी
प्रोड्यूस करते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल कोक, कोल, वुड, ये सब क्या है, सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये वुड है, ये क्या है, सॉलिड है, इसका यूज़ एज ए फ्यूल किया जाता है। ठीक है, ऐसे कोल हो गया, कोक हो गया, ये सब सॉलिड है, सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं, है ना। इन सब से हमें एनर्जी मिलती है। लिक्विड फ्यूल्स के अंदर हम जानते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड फ्यूल्स है। ऐसे गैसियस की बात करते हैं तो इसमें एलपीजी और सीएनजी हम ले सकते हैं। एलपीजी जैसा आप ये सिलेंडर को देख के समझ पा रहे हैं, घरों में काम आने वाला फ्यूल होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम खाना इस पर कुक करते हैं। तो ये टाइप्स थे इसके फ्यूल के, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। जो आइडियल फ्यूल होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो सॉलिड, लिक्विड, जो गैस है, ये इसके टाइप्स हैं फ्यूल के। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये आइडियल फ्यूल में कहा जाएगा, इनको आइडियल फ्यूल कैसे कहा जाएगा, इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आइडियल फ्यूल तब कहलाएंगे, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस आइडियल फ्यूल तब कहलाएंगे कब, जब इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इनको ईजीली स्टोर किया जा सके और इनको ट्रांसपोर्ट भी करना आसान हो, ईजीली हो। ठीक है, तो वो फ्यूल आइडियल फ्यूल होंगे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, नेक्स्ट है इट शुड बर्न स्मूथली विदाउट इमिटिंग हार्मफुल गैसेस, ये बर्न होने चाहिए स्मूथली और इनसे कोई हार्मफुल गैस इमिट नहीं होना चाहिए, वही फ्यूल आइडियल फ्यूल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इससे ज़्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए, नहीं जैसा धुआं निकलना चाहिए, यानी लेस स्मोक निकलेगा और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो आइडियल फ्यूल होगा। ठीक है, तो ये और लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स आर बेटर फ्यूल को बेटर फ्यूल कहा जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्यूल की, कुछ और भी हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी हमें समझ में आया ये इजीली स्टोर और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, स्मूथली बर्न होना चाहिए, इससे हार्मफुल गैस नहीं निकलना चाहिए और स्मोक प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इनका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब ना तो इग्निशन टेम्परेचर हाई हो ना लो हो, ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल जाए या बहुत देर के बाद जले, ऐसे भी फ्यूल कोई काम के नहीं होते हैं। एकदम से जल जाएंगे तो वो ब्लास्ट कर सकते हैं और बहुत देर बाद जलेंगे और हमें एनर्जी की ज़रूरत अभी है, तो ऐसे भी कोई काम का नहीं होता है फ्यूल। हमें मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर वाला फ्यूल यूज़ करना है, उसी को हम आइडल करेंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो फ्यूल होता है उसकी क्या होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है वो आइडल फ्यूल है। ठीक है, वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, लेकिन इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, ठीक है, चलो बच्चों इसको समझते हैं कि ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जो 1 ग्राम फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है। चलिए इधर देखते हैं इसको, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने देखा कि जो भी फ्यूल होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, तो अब 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और ये फ्यूल कब बर्न होता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का होना भी इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, फ्यूल 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। इसे हम शॉर्ट में CV भी लिख सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को शॉर्ट में CV कहा जाता है। तो गुड फ्यूल, आइडल फ्यूल होने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू का हाई होना ज़रूरी होता है। ठीक है,
और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी होता है किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए, तभी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी और इससे जो एनर्जी मिलती है उसका यूज़ हम करते हैं। अब स्टूडेंट ये जो कम्प्लीटली बर्न होने के बाद 1 ग्राम कम्प्लीटली कैलोरीफिक वैल्यू मिली, अब इसकी हम यूनिट देखते हैं। तो इसकी यूनिट होती है, यानी इसको मेज़र किया जाता है किलो जूल पर ग्राम में, क्योंकि हमने बोला ना 1 ग्राम को बर्न करने पर जो एनर्जी मिली, एनर्जी की क्या होती है वैल्यू, किलो जूल, तो इसका यूनिट क्या होनी, किलो जूल पर ग्राम। अब स्टूडेंट जो ये आप रेड से सिलेंडर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन सिलेंडर हैं, ठीक है। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो गैस है 1 ग्राम बर्न करने पर सबसे हाईएस्ट क्या देती है, कैलोरीफिक वैल्यू देती है। तो ये सबसे आइडल फ्यूल माना जाता है इसे। अब स्टूडेंट क्या आप जानते हैं, आउट ऑफ हाइड्रोजन गैस, डंग केक एंड एलपीजी विच इज़ बेटर फ्यूल? आप बता सकते हैं इन तीनों में से बेटर फ्यूल हाइड्रोजन गैस है, डंग केक है या एलपीजी है, विच इज़ बेटर फ्यूल? तो बेटर फ्यूल के लिए हम जानते हैं, बेटर फ्यूल जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, डंग केक कहते हैं इनको, ये हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर हैं और ये एलपीजी है। अब इन तीनों में से बेटर फ्यूल कौन सा है ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने बताया कि जो बेटर फ्यूल होगा वो क्या होगा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, है ना, स्मोक कम दे और उसको स्मोक कम से कम दे, ठीक है, और क्या हो वो बर्न कर, जैसे मैंने बताया था आपको पेज पे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हार्मफुल गैसेस उससे नहीं निकले, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो और सीवी उसकी हाई हो, तो वही आइडल फ्यूल कहलाता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ये बेटर फ्यूल होता है, क्योंकि इसकी जो सीवी होती है वो कितनी होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम। इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या है, सबसे बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट फ्यूल कहलाता है, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन बर्न करने पर 150 किलो जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा क्या माना जाता है, फ्यूल माना जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। सीवी का मतलब भी आपको क्लियर हो गया, और सबसे अच्छी सीवी यानी सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है ये भी आपको क्लियर हुआ, हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट हम देखते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स अफेक्ट इन्वायरमेंट। जो फ्यूल्स बर्न होते हैं इससे इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल जलेगा तो उससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, चलिए इसे समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट को फ्यूल्स बर्न करने पर क्या इफेक्ट करते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इसको समझते हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक कोल, वुड एक्सेट्रा, इन ये जो कोल वुड होता है सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जब इसको बर्न किया जाता है तो ये रिलीज करता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को भी रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे ये वुड है हमारे पास, इस वुड को हमने बर्न किया, जब इसको हमने बर्न किया तो इसमें से कुछ ऐसा पार्ट होते हैं जो अनबर्न्ड रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसके कार्बन पार्ट, और दीज पार्टिकल्स में एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो कार्बन पार्टिकल हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जब चले जाएंगे तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे, कोज करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये कार्बन पार्टिकल्स, ये होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके थ्रू हमारे लंग्स में चले जाते हैं, है ना। और जब ये लंग्स में चले जाते हैं तो हमें सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है, तो सांस से संबंधित डिसीज़ हो जाती है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा हो जाए, है ना, अस्थमा, और ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है ना, फ्यूल को बर्न करना भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी कोज कर रहा है ना। जब अब इसको फ्यूल को बर्न किया हमने तो इन ऐसे फ्यूल्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स को कंटेन करते हैं। अब इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब देखो कार्बन निकल रहा है और ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा
तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो कार्बन फ्यूल को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया बर्न करने के बाद, तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हुई तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। फ्यूल को ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि बहुत हार्मफुल होती है ना। और क्या करती है, ये सफोनिकेशन हो जाता है इससे, जिससे डेथ भी हो सकती है किसी भी पर्सन की। अगर कहीं पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, फॉर्मूला है। ये कैसे बना है इसको आप अभी मत समझो, अभी आप समझ लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ठीक है, CO को क्या बोलते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, और ये गैस अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एंटर कर जाती है तो उससे सफोनिकेशन हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये जब हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, अगर उसके अंदर इनकम्प्लीट कंब्यूशन हो रहा है तो इन कंब्यूशन ऑफ मोस्ट फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, और अगर ये सफिशिएंट नहीं हुई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं फ्यूल बर्न होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न होती है। ठीक है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये एयर के अंदर ये इट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, चलिए मैं इसे आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारे ये जैसे सन है, सन से कई तरह की रेडिएशंस आती हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो गए। सपोज करो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो सन से रेज आती हैं तो सन से 3 टाइप्स की रेज आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रेज आती हैं, एक तो होती हैं इंफ्रारेड रेज, एक होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और तीसरी होती हैं आपकी विजुअल रेज। तो ये 3 टाइप्स की रेज सन से हमें मिल रही हैं, है ना। इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट तो हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचती एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन लेयर, ये उस अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, ओजोन लेयर ने इसे रोक दिया। विजुअल रेज से भी हमें कोई परेशानी ही नहीं है, चीज़ों को देख पा रहे हैं विजुअल रे के कारण, तो विजुअल रे से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये इंफ्रारेड रेज हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये हीट को प्रोड्यूस करती हैं, हीट को बढ़ा देती हैं, गर्मी को बढ़ाती हैं। तो सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेज को क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती हैं, जब इंफ्रारेड रेज सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप कर लेती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको ट्रैप कर लेगी तो ये अब हमने बताया इंफ्रारेड रेज क्या करती है, हीट को बढ़ाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी। ठीक है, तो हमारी अर्थ पर क्या हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब अर्थ का टेम्परेचर, ऐसे कई सारे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने फ्यूल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो कई सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए, इन्हें इंफ्रारेड को ट्रैप कर लिया। इंफ्रारेड को ट्रैप करने से क्या हुआ, इसमें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर राइज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, है ना। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अब ग्लोबल वार्मिंग से भी कई घाटे हैं। क्या होगा, देखो स्टूडेंट, जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग यानी हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे हमारे जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे। पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाएंगे, फ्लड्स आ सकती हैं। तो ये सारे रीज़न हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। यानी हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लग जाएगा। तो फिर अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएंगी।
ठीक है। तो इस वजह से हमें फ्यूल्स का यूज़ कम यूज़ करना चाहिए ताकि ये हमें परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़े। ठीक है, समझ में आया। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो अब कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो क्या करती है, सफोनिकेशन करती है। एंड ऑल्सो इट लीड टू एसिड रेन, उससे क्या होती है, एसिड रेन भी होती है। जैसा स्टूडेंट, ये जैसे कोई व्हीकल है, ठीक है, इसमें हम डीजल डालते हैं, है ना, या इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, डीजल या कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हीकल्स में डीजल चल रहे हैं, इंडस्ट्री में कोल जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। तो ये जब बर्न होते हैं तो ये बर्न होने पर कौन सी गैस प्रोड्यूस, कौन सी, ये डीजल और कोल कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें निकलती हैं डीजल और कोल के बर्न होने पर, जो क्या करती हैं, जो सफोनिकेशन करती हैं और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए कैसे होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जब भी ये हमने डीजल जलाया या हमने कोई कोल को जलाया तो हमारे पास क्या आ गई, कौन कौन सी गैस, NO2 एंड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब रेन हुई, रेन में क्या है, H2O। तो ये रिएक्ट, ये आपस में NO2 और H2O मिल जाएंगे। जब ये इनकी रिएक्शन होगी तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब ये जो प्योर वाटर आ रहा था रेन में, इसमें कौन सी गैसेस मिक्स हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे क्या बने, एसिड बने, HNO3 और H2SO4, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन गए। अब ये जो रेन आ रही है, इसके अंदर रेन ना, वाटर ना होके क्या आ रहा है, इसके अंदर एसिड आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ये जो एसिड आएगा इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन, है ना। रेन में इनका मॉलिक्यूल्स मिल जाता है तो एसिड रेन। इट इज रेन वाटर मिक्सड विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एसिड रेन। इससे क्या हो रही है, एसिड रेन हो रही है। अब जो ये एसिड रेन होती है, इट अफेक्ट्स, ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है, ये सॉइल को ख़राब कर देती है ना। जो हमारी अर्थ, जो सॉइल है हमारी, सॉइल की इनरिच को डिक्रीज कर देती है, क्योंकि उसमें एसिड मिल गया। अब एसिड मिलने से क्या हो गया, जो सॉइल थी वो ख़राब होने लग जाएगी, है ना। तो ये क्या करती है, इट अफेक्ट सॉइल, सॉइल को ख़राब कर देती है। जो फसल उग रही होगी हमारी, वो फसल भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसमें एसिडिक हो गई, है ना। तो जो हमारी फसल होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि सबको एसिडिक ही इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो ख़राब हो जाएगी फसलें। और एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ये एसिड उसमें चला जाएगा तो वो एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। एंड कैन ऑल्सो कॉज मोन्यूमेंट कैंसर। इससे क्या होता है, मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब हो गया इमारतें। तो इमारतें भी ख़राब हो जाती हैं इस एसिड रेन से। जैसे अभी हम देखते हैं ताजमहल, ताजमहल क्या है, ताजमहल आगरा में इस्टेब्लिश है, एक मोन्यूमेंट है ना, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग देखने के लिए आते हैं। ये बना किसका है, मार्बल का बना है। तो ये जो मार्बल है ये ख़राब होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है ये मार्बल का ख़राब क्यों हो रहा है, ये मार्बल कैंसर क्यों हो रहा है, यानी मार्बल ख़राब होता जा रहा है, क्यों हो रहा है, ये एसिडिक रेन के कारण हो रहा है। क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स चलते हैं आजकल, हर घर में 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। और रेन होती है उसी समय में तो वो एसिड रेन में बन जाते हैं। अब एसिड रेन इन चीज़ों को भी ख़राब कर देती है ना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड बना देते हैं रेन के वाटर के साथ मिक्स होके, और ये जब एसिड इस मार्बल पे गिरता है तो ये इस मार्बल को भी ख़राब कर रहा है। तो ये इसका एक, ये भी एक रीज़न हो गया, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल से हमें ये भी एक नुकसान है, समझ में आया आपको। तो ये तो हमें जो भी फ्यूल का हम यूज़ करते हैं उसका हमें बहुत केयरिंग से यूज़ करना है। ज़रूरत हो तो ही हम उस चीज़ को यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें, ठीक है। अदरवाइज़ ये सारी परेशानियां हमारे सामने आएंगी फ्यूचर में, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। राइट नेम्स ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एक्सटिंग्विश द पेपर कप व्हाइल इट कैच फायर।
Answer is water, sand, and fire extinguisher. Now question 2. We can boil water in a paper cup while paper catches fire easily. Answer is we take 2 paper cups, take water in one cup and keep other empty. Heat both the cup, empty cup start to burn but cup with water does not burn. ठीक है, 2 कप लिए, एक कप को हमने पानी से भर दिया, दूसरा हमने खाली रखा, तो जो हमने दोनों को हीट दी तो एम्प्टी कप तो बर्न होना स्टार्ट हो गया, जबकि जिसमें वाटर था वो बर्न नहीं हुआ. If we continue heating the water in cup, it starts boiling. It is because heat supplied is transferred to water by conduction. So ignition temperature of water is not reached. Question number 3. What are essential requirements to produce fire? Answer: fuel, air, and ignition temperature. ठीक है. Question number 4. What is flame and also write colors of LPG flame and candle flame? The answer is the burning of vapors form flame. है ना. LPG flame blue, candle flame yellow. Thank you very much for watching our channel. Please subscribe, share to your friends also. Thank you very much.